नमस्कार। न्यूज के सबसे धाकड़ शो देश की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां खबर का हर अध्याय खुलता है और ऐसी रिसर्च के साथ खुलता है कि आपको न्यूज का मास्टर बना दे। सबसे पहले आपको बता दूं कि आज कौन कौन सी खबरों का अध्याय खुलने वाला है। सुप्रीम फैसला आ गया है, छात्र आंदोलन में गुंडई करने वालों पर एक्शन नहीं रुकेगा बॉस। लेकिन कॉकरोच पार्टी वालों को आग क्यों लग गई? पहले गंदी गालियां दी, धमकाया, अब माफी मांग रहे हैं। कॉकरोच पार्टी वालों ने जेन जी को बुरा फंसा दिया है क्या? पीएम मोदी का वीडियो रोककर कैसे फेसबुक फंस गया? मेटा की माफी ने बड़ा खुलासा कर दिया क्या? इसके अलावा संसद में पेपर लीक पर बिल आया तो हंगामा क्यों मच गया? कांग्रेस बीजेपी का गजब घमासान आपको दिखाऊंगा। इधर राहुल प्रियंका ने अब नया मोर्चा खोल दिया, उधर बीजेपी ने कौन सा पुराना इतिहास याद दिलाया। छात्रों के मुद्दे पर संसद में सबसे तीखी बहस का कंप्लीट अध्याय भी आज आपको दिखाऊंगा। इसके अलावा पीओके में गजब दरिंदगी, मुनीर ने कैसे सड़क पर लाशें बिछा दी, आप देखकर दंग रह जाएंगे। अचानक ट्रंप से मिलने क्यों पहुंचे नेतन्याहू, उधर ईरान ने क्या गजब ऐलान किया, इसका अध्याय भी होगा। और प्याज काटने पर आंसू निकलते क्यों हैं, सोचे हैं कभी? ऐसा क्यों होता है, यह भी बताऊंगा। लेकिन पहले दिन भर का क्यूआर मोड ऑन करेंगे, यानी दिन भर का क्विक रिकैप। देश के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश और लैंडस्लाइड से हाहाकार मचा हुआ है। हिमाचल प्रदेश के चंबा में बादल फटने के बाद बेहिसाब बारिश हुई है। डलहौजी में एक गाड़ी खाई में जाकर गिर गई, जिसमें एक बच्चा और उसके माता पिता समेत 5 लोगों की मौत हो गई। उधर देहरादून में जमीन खिसकने से 16 करोड़ के पुल में गड्ढा बन गया। दिल्ली एनसीआर में भी बारिश से कई इलाकों में पानी भर गया। नोएडा सेक्टर 16 मेट्रो स्टेशन के नीचे डिवाइडर गिर गया। पंजाब यूनिवर्सिटी में पीएचडी की छात्रा की करंट लगने से मौत के बाद बवाल खड़ा हो गया। छात्रा की मौत से नाराज स्टूडेंट्स ने जमकर हंगामा किया। यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्रों का दावा है कि बारिश के पानी में करंट के कारण छात्रा की जान गई। बताया जा रहा है कि 28 साल की ज्योति हरियाणा के महेंद्रगढ़ की रहने वाली थी। अगले महीने उसकी शादी होने वाली थी। घटना तब हुई जब वो गर्ल्स हॉस्टल से पढ़ाई के लिए अपने डिपार्टमेंट में जा रही थी। चलती ट्रेन के अंदर एसी कोच में बैठकर पूजा करने के मामले में रेलवे एक्शन की तैयारी में है। ट्रेन में दिया और अगरबत्ती जलाकर पूजा करने वाले शख्स की पहचान की जा रही है। रेलवे सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो की जांच कर रहा है। वीडियो में यह दिख रहा है कि एक यात्री ने शख्स को रोकने की कोशिश भी की, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। फिलहाल रेलवे ने मामले की जांच शुरू कर दी है। 15 अगस्त से श्रीलंका के खिलाफ शुरू होने वाले 2 टेस्ट मैच की टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान हो गया है। ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा और तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की टीम में वापसी हुई है, लेकिन बुमराह का खेलना फिटनेस पर निर्भर करेगा। ऑलराउंडर सारांश जैन और गुरनूर बराड़ को पहली बार टेस्ट टीम में शामिल किया गया है। अमेरिका के विस्कॉन्सिन में भारी तूफान और बवंडर ने जबरदस्त तबाही मचाई। बवंडर की चपेट में आने से कई घरों की छतें उड़ गईं, खिड़की और दरवाजे टूटकर बिखर गए। तेज तूफान में पेड़ पौधों को भी काफी नुकसान पहुंचा। चारों तरफ सड़क पर मलबे का ढेर दिखा। खराब मौसम के बीच ओले गिरने की चेतावनी भी जारी की गई है। जापान के कुमामोटो में 7.1 की तीव्रता वाले भूकंप से हड़कंप मच गया। भूकंप के एपिसेंटर के पास कई इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा है। कई लोग घायल हुए हैं। भूकंप के जोरदार झटकों के बाद धूल का गुबार उठता दिखा। भूकंप के आफत के बाद अब सुनामी का अलर्ट जारी किया गया है। वार्निंग दी गई है कि समुद्र की लहरें कई फीट ऊंचाई तक उठ सकती हैं। तो यह हो गया दिन भर का क्विक रिकैप। अब पाठशाला में पहला अध्याय, जिसमें आपको दिखाऊंगा सुप्रीम फैसला आया, छात्र आंदोलन में गुंडई करने वालों पर एक्शन नहीं रुकेगा तो कॉकरोच पार्टी वालों को आग क्यों लग गई? पहले गंदी गालियां दी, धमकाया, अब माफी मांग रहे। कॉकरोच पार्टी वालों ने जेन जी को बुरा फंसा दिया क्या? पीएम मोदी का वीडियो रोककर फंस गया फेसबुक। मेटा की माफी ने बड़ा खुलासा कर दिया क्या? सबसे पहले इसका अध्याय देखिए। कॉकरोच पार्टी के आंदोलन में छात्रों के बीच जैसे कुछ लोग घुसे और जिस तरह की हिंसा और अभद्रता हुई, उसकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है बॉस। कल से कुछ लोग माहौल बना रहे थे कि छात्र आंदोलन के नाम पर जिन लोगों ने जगह जगह पर दंगा किया, उन पर अब कोई एक्शन नहीं होगा। यह माहौल बनाया गया कि सरकार झुक गई है। बिहार, असम, बंगाल, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में प्रदर्शनकारियों पर केस वापस हो गए। इंडी और कॉकरोच वाले इसे अपनी जीत बताने में जुट गए। लेकिन जिन लोगों ने भी ऐसी तस्वीरें देखी थी, उनका मन रो रहा था कि यह चल क्या रहा है। ठीक है, जो मासूम छात्र हैं उन पर एक्शन ना हो, लेकिन ऐसे गुंडई करने वालों पर भी एक्शन नहीं होगा। लेकिन आज जब खबर आई तो इनको आग लग गई, कॉकरोच पार्टी वालों को, क्योंकि ये लोग जो माहौल बना रहे थे उसकी हवा निकल गई।
क्लियर हो गया कि छात्र आंदोलन में जो लोग गुंडाई कर रहे थे उन पर एक्शन नहीं रुकेगा बॉस। एक एक का इलाज होगा। जो पुलिस वालों के सिर फोड़ रहे थे, गाड़ियां तोड़ रहे थे, मीडिया की लिंचिंग करना चाह रहे थे, पीएम को गालियां दे रहे थे, उन सब का हिसाब होगा। और यह बात आज देश की सबसे बड़ी अदालत से क्लियर हो गई। सुप्रीम कोर्ट में आज प्रोटेस्ट में हिंसा करने वालों पर एक्शन को लेकर क्या कहा गया है, आज आपको विस्तार से बताऊंगा। कॉकरोच पार्टी वाले इस बात से कैसे तिलमिला गए, नई धमकी दे रहे हैं, आप देखेंगे तो खुद हैरान रह जाएंगे। और बॉस, कॉकरोच वालों ने कैसे उन जेनजी को भी बुरा फंसा दिया, जो जेनजी इनके चक्कर में सड़क पर उत्पात मचा रहा था, पीएम के लिए भद्दे भद्दे नारे लगाकर खुद को कूल समझ रहा था। आज की डेट में पुलिस से लेकर पब्लिक तक उनको ढूंढ ढूंढ कर हिसाब मांग रही। एक के बाद एक सबके माफीनामे आ रहे हैं, वीडियो आ रहे हैं माफी मांगने के, क्योंकि इन्हें भी समझ में आ गया कि कॉकरोच पार्टी वाले हों या इंडी गठबंधन वाले, कानूनी एक्शन से तो ये नहीं बचा पाएंगे। भले ही कॉकरोच पार्टी वाले कहते रहे कि इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इन पर जो केस किए गए हैं वो हटाने होंगे, जो एफआईआर हुई है वो हटानी होगी। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला आया, देश का कानून जो कहता है कि एफआईआर हुई है तो ऐसे ही नहीं हट जाएगी, आज आपको सब बताऊंगा। जेनजी के नाम पर जो लोग अराजकता कर रहे थे, आज उनके परिवार वालों को कैसे शर्मिंदा होना पड़ रहा है, वो भी आपको दिखाऊंगा। और सोशल मीडिया की जो बात है, जो देश के लिए खतरा बनता जा रहा है, भाई फेसबुक ने पीएम मोदी का वीडियो हटा दिया, देश के प्रधानमंत्री का वीडियो हटा दिया, बवाल मचा, तो अब माफी मांग रहा है फेसबुक। लेकिन यह माफी कैसे नाकाफी है, यह भी आपको दिखाऊं, उससे पहले एक ट्रेलर देखिए। जहां पे हमें दिख रहा है कि सामने से किसी ने उकसाया है, तो ऑफ कोर्स वो तो पुलिस विल टेक। है क्या ये मोदी, क्या चीज है यो? प्राइम मिनिस्टर जी नरेंद्र मोदी जी, मैं आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ। सभी वीडियो के लिए मुझे माफ़ी देना। दोबारा ऐसी गलती जिंदगी में नहीं करूँगी। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि ऐसी वीडियो पे यकीन ना कीजिए। नीट के छात्रों का अगर विषय था तो फिर उधर सर तन से जुदा वाले नारे क्यों दिए गए? सुप्रीम कोर्ट बोल रही है कि जिनके ऊपर एफआईआर्स है पहले से, उनको मत छोड़िए, तो वो हमें मंजूर नहीं है। बॉस, आज की डेट में एक ही सवाल सबके मन में कि कॉकरोच पार्टी वालों ने जेनजी को यूज कर लिया क्या? क्योंकि जेनजी वाले आज की डेट में बेचारे माफी मांग रहे हैं। हालांकि ये इस पूरे देश के जेनजी की तस्वीर नहीं है, ये याद रखिएगा। सारे जेनजी ऐसे ही नहीं है। हम उस जेनजी की बात कर रहे हैं जो आंदोलन में आए थे। आज की डेट में वो माफी मांग रहे हैं, उनके परिवार वाले माफी मांग रहे हैं। लेकिन कैसे जेनजी को यूज करके कॉकरोच पार्टी वाले पार्टी कर रहे हैं, घूम रहे हैं, उन्हीं मीडिया चैनल्स पर बैठ बैठ कर इंटरव्यू दे रहे हैं जिन्हें ये गोदी मीडिया बताते हैं, गाली देते थे। आज आपको सब दिखाऊंगा, लेकिन पहले यह देखिए कि एक चिंता इस बात की भी थी कि क्या जो लोग प्रोटेस्ट के नाम पर इस देश में आग लगा रहे थे, पुलिस वालों का माथा फोड़ रहे थे, पुलिस की गाड़ियां तोड़ रहे थे, जवानों को घेर रहे थे, देश की सेना को गाली दे रहे थे, देश को नेपाल और बांग्लादेश बनाने की धमकी दे रहे थे, इस देश में एक बड़ा वर्ग है जो चिंतित था कि क्या ये लोग कानूनी एक्शन से बच जाएंगे क्या? क्योंकि पिछले 24 घंटे में इन्हें लग रहा था कि ये जो चाहेंगे वो करवा लेंगे। बिहार, असम, महाराष्ट्र में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ केस वापस हुए तो ये लोग माहौल बनाने लगे कि अब सरकार कुछ ना कर पाएगी। लेकिन आज इन्हें आग लग गई क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। और आज सुप्रीम कोर्ट में हिंसा के मामले को लेकर सुनवाई हुई। इस सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, पहले वो देख लीजिए। भाई, सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि 18 साल से कम उम्र के प्रदर्शनकारी जिनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, इन सबको फौरन रिहा कर दो। यानी एक तो 18 साल से उम्र कम होनी चाहिए और कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं होना चाहिए। 18 साल से ऊपर वालों के लिए बात नहीं है। जिन लोगों पर पहले से केस नहीं है, उन पर फिलहाल सख्त एक्शन नहीं होगा।
यानी एक्शन ही नहीं होगा, यह नहीं कहा कोर्ट ने, कहा कि अभी सख्त एक्शन फिलहाल नहीं होगा। प्रदर्शन से जुड़े सीसीटीवी, ड्रोन फुटेज, सारे डिजिटल सबूत सुरक्षित रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि कुछ डिलीट मत करना, यह सारा सबूत बचा के रखो जिसमें सब दिख रहा है कि किसने क्या किया है। पुलिस एक्शन की निष्पक्ष जांच होगी, जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग करने वालों की जवाबदेही तय होगी, यह भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा। जिसने भी ज्यादती की है, कानून अपने हाथ में लिया है, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। अगर प्रोटोकॉल का उल्लंघन हुआ है तो कानून को अपना काम करना चाहिए। यानी सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ नाबालिगों को फौरन छोड़ने के लिए कहा, साथ ही यह भी कह दिया कि फिलहाल सख्त कार्रवाई नहीं होगी, यानी आगे कार्रवाई हो सकती है। पूरे मामले की जांच हो रही है, सारे राज्यों से भी जवाब मांगा गया है, और यह भी कह दिया कि भाई जिन पर एफआईआर ऑलरेडी है वो नहीं छूटेंगे। तो भाई जिसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है वो काहे छूटेगा? लेकिन बॉस, कॉकरोच पार्टी वाले तो सुप्रीम कोर्ट की सुनने को तैयार नहीं। कॉकरोच पार्टी कह रही है कि जिन पर एफआईआर है उनको भी छोड़ना होगा। सुनिए ये सौरभ को। हम लोगों ने ये नहीं बोला कि कोई माइनर है तो तभी आप उसको रिलीज करिए, या किसी के ऊपर पहले से एफआईआर है तो उनको मत रिलीज करिए। ये सब हमारा कोई डिमांड नहीं था। एंड सरकार को भी समझना चाहिए कि हमारा जो डिमांड है वो जैसा गारंटी दिया था, जैसे देश के सामने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों मिनिस्टर्स ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे जो एग्री किया था, वैसे ही डिमांड आपको रखना पड़ेगा। अभी अगर सुप्रीम कोर्ट बोल रही है कि जिनके ऊपर एफआईआर्स है पहले से उनको मत छोड़िए, तो वो हमें मंजूर नहीं है। हमारा जो डिमांड है वो क्लियर है एंड उसी के हिसाब से होना चाहिए, क्योंकि उसी चीज पे एग्रीमेंट भी हुई थी। एक इस्तीफा क्या हो गया, ये लोग आज की डेट में अपने आप को सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर समझने लगे, कह रहे हमको मंजूर नहीं है। क्यों बॉस? जिस पर पहले से एफआईआर हो रखी है, जिसका क्रिमिनल रिकॉर्ड हो सकता है, उसको क्यों छोड़ना चाहिए? तुम्हारे लोग थे वो, लो फिर जिम्मेदारी कि जिन जिन पर एफआईआर हो रखा है, जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, मेरे लोग हैं, नहीं छोड़े, इनको छोड़ना होगा। फिर तो लोग कहेंगे कि इसी को उठा के अंदर डालिए अगर ये इसके लोग हैं। आप सोचिए बॉस, ये लोग सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मान रहे हैं। कॉकरोच पार्टी वाले कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश इनको मंजूर नहीं है। कॉकरोच पार्टी वाले आज बोल रहे हैं कि जिन पर एफआईआर है उनको भी छोड़ दो, जबकि कल तक यही लोग बोल रहे थे कि जिन्होंने हुड़दंग और गुंडई की है उन पर एक्शन होना चाहिए। सुनिए एक कुछ घंटे पहले रात में ये लोग क्या बोले थे। अगर प्रोटेस्टर्स ने रिटेलिएशन में करा है, जैसे होता है ना एक्शन हो रहा है उसका एक रिएक्शन आ रहा है, अगर वो चीज दिख रही है देन ऑफ कोर्स दैट्स नॉट समथिंग वी वांट कि उनको पनिश करा जाए। पर जहां पे हमें दिख रहा है कि सामने से किसी ने उकसाया है तो ऑफ कोर्स वो तो पुलिस विल टेक, ऑफ कोर्स देन तो नहीं। एंड हमने बोला कि इन ऑल केसेस वी हैव, but these we will have a record, right? That is the job of the, for evidence is also needed, right? Evidence, so for genuine cases and non-genuine cases, both of that, evidence is needed. अब सवाल यह है कि कल रात तक जो लोग ये कह रहे थे कि जो लोग पुलिस पर हमला करते दिख रहे हैं उन पर एक्शन होना चाहिए, कुछ घंटे में उनके पास किन लोगों के नाम की लिस्ट आ गई कि आज वो एफआईआर वाले लोगों को भी बचाने पर आ गए। अब ये लोग दूसरी बात करने लगे हैं, ना सुप्रीम कोर्ट को मान रहे हैं ना सरकार को मान रहे हैं। और जिन लोगों को बचाने के लिए कॉकरोच पार्टी वाले ये सब कर रहे हैं, उन लोगों को पहले तो कॉकरोच पार्टी वाले कहते थे कि बीजेपी और आरएसएस के लोग हैं। सुनिए कॉकरोच पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने क्या कहा था जब हिंसा पे सवाल पूछा गया था कि भाई लिंचिंग हो रही है, मीडिया की, पुलिस को मार रहे हैं, तो इन्होंने कहा था ये बीजेपी आरएसएस के गुंडे हैं। ये बाहर से लोग भेजे जा रहे जानबूझकर प्रोटेस्ट को खराब करने के लिए। हम यहाँ पर 1 महीने से बैठे हुए थे, 1 महीने में ऐसी कोई वारदात नहीं हुई, लेकिन अब क्या हो रहा है, जैसे ये प्रोटेस्ट बड़ा हो गया है तो ये बाहर से गुंडे भेजे जा रहे हैं बीजेपी द्वारा जानबूझकर लोगों को उकसाने के लिए, और यही लोग हैं जो पथराव करे बीजेपी के। पुलिस यहाँ पर पत्थरों के ट्रक लाकर रखती है, बीजेपी के गुंडे आते हैं, वो पत्थरबाजी करते हैं और फिर कॉकरोच जनता पार्टी के लोगों को बदनाम करते हैं। बहुत सवाल है कि अगर ये सो कॉल्ड बीजेपी आरएसएस के लोग थे जो इनको पता था, तो आज की डेट में अगर उन पर एक्शन हो रहा है तो इनको काहे आग लग रही है? ये क्यों चाहते हैं कि सो कॉल्ड बीजेपी आरएसएस के गुंडे बच जाएं? क्यों एफआईआर वालों को बचाना चाहते हैं जिन पे ऑलरेडी कोई एफआईआर पहले का हो रखा है? क्रिमिनल्स को बचाएंगे आप,
और आप देखिए कि कॉकरोच पार्टी कभी कहती है कि गुंडई करने वाले बीजेपी के लोग हैं, कभी कहती है जिन पे पहले से केस है उनको छोड़ दो। जबकि दिल्ली पुलिस पहले ही खुलासा कर चुकी है कि प्रोटेस्ट में सैकड़ों अपराधी घुसे हुए थे और इन पर कोई मामूली केसेस नहीं है। पहले से ऐसे लोग थे जिन पर पहले से हत्या का केस चल रहा था, रेप और डकैती जैसे मामले दर्ज हैं, पॉक्सो एक्ट का मामला दर्ज है, महिलाओं से छेड़छाड़ के आरोपी भी इसमें शामिल थे। ऐसे लोगों को कॉकरोच पार्टी बचाना चाहती है कि नहीं, एफआईआर भी है तो आप इनको छोड़ दीजिए। कल को ये क्रिमिनल्स बाहर घूमेंगे, अपराध करेंगे, इन पे कोई एक्शन नहीं होना चाहिए। क्यों? तब तो आपने खुद को डिस्टेंस कर लिया, क्योंकि तब वो तस्वीर आ रही थी जिससे प्रेशर बन रहा था। अब जब इन पर एक्शन होने लगा तो आपको क्यों आग लग रही है? क्या ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन नहीं होना चाहिए? सबको छोड़ दें, क्योंकि कॉकरोच पार्टी वाले कह रहे हैं और ऐसा नहीं करने पर फिर से प्रदर्शन की धमकी दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को कॉकरोच पार्टी वाले मानने को तैयार नहीं। दिल्ली हाईकोर्ट में प्रोटेस्ट से जुड़े मामले पर सुनवाई हुई, जिसमें पुलिस की जिम्मेदारियों को लेकर हाईकोर्ट ने बिल्कुल साफ टिप्पणी की। कोर्ट में जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट के दौरान पुलिस की तरफ से महिला को थप्पड़ मारने के केस में सुनवाई हुई, जिस पर हाईकोर्ट ने कहा कि आपको निष्पक्ष रहना होगा, संस्थानों की साख को कमजोर करना बंद कीजिए। अगर उस अधिकारी ने कुछ गलत किया है तो उसे उसके परिणाम भुगतने होंगे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उसकी निगरानी से पूरा काम वापस ले लिया जाए। क्या आज पूरी दिल्ली पुलिस कटघरे में है? फिर क्या पुलिस एफआईआर दर्ज करना बंद कर दे? यानी हाईकोर्ट से भी इनको निराशा हाथ लगी। जंतर मंतर पर हिंसा के बाद पुलिस ने कई एफआईआर दर्ज की थी। इन सारी एफआईआर को वापस लेने की कानूनी प्रक्रिया भी है। ऐसा नहीं है कि बोल दिया और एफआईआर वापस हो जाती है, रद्द हो जाती है। यह भी सुन लीजिए कि इसका भी प्रोसेस क्या होता है। जंतर मंतर हिंसा और उससे जुड़े मामलों में करीब 20 केस दर्ज हुए। 14 केस प्रोटेस्ट और हिंसा से जुड़े हैं। एक केस बिना इजाजत ड्रोन उड़ाने का है। बाकी के केस पत्रकारों ने खुद से मारपीट होने के मामले में दर्ज कराए। पहले केस वापस लेने का आदेश आएगा, फिर दिल्ली पुलिस एलजी को चिट्ठी लिखेगी। चिट्ठी में दिल्ली पुलिस आगे कार्रवाई नहीं करने की बात बताएगी। दिल्ली पुलिस के इस पत्र पर एलजी का अप्रूवल आएगा। उसके बाद दिल्ली पुलिस संबंधित कोर्ट को जानकारी देगी कि हमें इन मामलों में आगे प्रोसिक्यूट नहीं करना है। इसके बाद कोर्ट पर निर्भर करता है कि वो क्या आदेश देता है। दिल्ली पुलिस के दर्ज किए हुए केस वापस हो सकते हैं, पत्रकारों ने जो केस दर्ज कराए हैं वो वापस नहीं होंगे। यानी ऐसा नहीं है कि हवा में चल रहा है कि अरे सीजेपी वालों ने बोल दिया सारा केस वापस। पहले तो कोर्ट बताएगा कि होगा कि नहीं वापस, और दूसरा जो पत्रकारों ने केस किए हैं वो कैसे वापस हो जाएगा। बॉस, तुम मार दोगे किसी को, कहोगे कि उसको अधिकार नहीं है कि एफआईआर कराए। बोल देने भर से यह देश नहीं चलता है। इसकी लंबी कानूनी प्रक्रिया होती है और केस वापस लेने की बात से कई लोग कह रहे हैं कि वो खुद केस करेंगे। कई लोग कह रहे हैं कि अगर पुलिस वापस ले भी ली तो हम जाके कोर्ट में कहेंगे कि यह केस कैसे वापस हो सकता है। यह देश खड़ा हो रहा है। जंतर मंतर पर जो हुआ इस देश के अंदर आग लगाने का प्रयास कुछ लोगों की तरफ से छात्रों की आड़ में, उसके खिलाफ यह देश खड़ा हो रहा है। कई ऐसे लोग हैं जो पुलिस पर हमला करने वालों के खिलाफ केस वापस लेने का विरोध कर रहे हैं। खुद दिल्ली पुलिस के रिटायर्ड कर्मचारी, जिसमें गजेटेड और नॉन गजेटेड दोनों शामिल हैं, वो रिटायर्ड अधिकारी कह रहे हैं कि अब हम प्रोटेस्ट करेंगे। इन सभी ने दिल्ली पुलिस से जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट के लिए इजाजत मांगी है। दिल्ली पुलिस के रिटायर्ड कर्मचारियों का प्रोटेस्ट 31 जुलाई को हो सकता है। इधर पुलिस वालों में गुस्सा है, उधर जेनजी के परिवारों में गुस्सा है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि कॉकरोच पार्टी वालों ने उन्हें उनके बच्चों का इस्तेमाल करके छोड़ दिया। आज वही जेनजी माफी मांगता घूम रहा है। प्रदर्शन में गाली गलौज करने वाले लोगों को भी समझ आ रहा है कि वो क्या गलती कर बैठे। जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट के दौरान सैकड़ों वीडियो वायरल हुए, जिसमें खुद को जेनजी बताने वाले लड़के लड़कियां खुल के गाली दे रहे थे। सरकार से लेकर सेना तक सबको अपशब्द बोल रहे थे। अब इनके वीडियो वायरल हो रहे हैं, घर परिवार वालों तक बात पहुंच रही है और ये लोग माफी मांगते फिर रहे हैं। देखिए क्या हो रहा है क्या ये मोदी क्या चीज है यो कभी बैठाओ मतलब लॉकडाउन लगा क्या है यो। मोदी जी, आपसे मेरा एक निवेदन है, आप जहाँ कहीं भी हो मेरे से कांटेक्ट कर लो, क्योंकि मैं आपसे विवाह करूंगी फिर। माननीय प्राइम मिनिस्टर जी नरेंद्र मोदी जी, मैं आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ। मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। जो आपके विरोध मेरी वीडियो बनी थी, मैं उन वीडियो को लेके बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। मैं बहुत ही ज़्यादा गिल्टी फील कर रही हूँ। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था।
और मैं चाहती हूँ कि मेरे खिलाफ़ कोई भी एक्शन ना लिया जाए और आप मुझे माफ़ी दें। आगे से फ्यूचर में, वर्तमान में, फ्यूचर में कभी भी मैं ऐसी कोई वीडियो नहीं बनाऊंगी, कभी भी ऐसा कोई कदम नहीं उठाऊंगी जो गलत हो। बस मेरी आपसे इतनी ही विनती है कि आप मुझे माफ़ करें। यानी प्रोटेस्ट में भावनाओं में बहके जिन लोगों ने इस तरह की हरकतें की, आज वो माफी मांग रहे हैं। कॉकरोच पार्टी वाले तो पार्टी कर रहे हैं 5 स्टार होटल में, और जिनके कंधे पर रखकर यह पूरा आंदोलन खड़ा किया वो बेचारा माफी मांग रहा है। इसी तरह से महाराष्ट्र में प्रोटेस्ट के दौरान पीएम मोदी पर अभद्र टिप्पणियां हुई थी। जिन लोगों ने यह सब किया था वो भी माफी मांग रहे हैं। सॉरी, कुछ दिनों पहले मैं प्रोटेस्ट में गया था नागपुर के, तो तब मेरे हाथ से एक छोटी सी गलती हुई है। छोटी तो नहीं बोल सकता, बहुत बड़ी गलती हुई है। उस सभी को मैं सॉरी बोलता हूँ। मेरे हाथ से जो भी गलती हुई है उस सभी वीडियो के लिए मुझे माफ़ी देना। और सही में मैं अपने इंडिया के प्रधानमंत्री जी की रिस्पेक्ट करता हूँ। और सॉरी आप सभी को मेरे वजह से कुछ तकलीफ हुई होंगी तो। आप ये भी देखिए कि जेनजी के नाम पर इस प्रोटेस्ट में इस देश की सेना को भी नहीं छोड़ा गया। देश की सेना को गाली दी गई। ये लोग भूल गए कि जब ये जेनजी बैठकर रील देखता है तो वो सेना के लोग एक्सट्रीम कंडीशंस में इस देश की रक्षा करते हैं। मेरे को किसी ने मॉरल पुलिसिंग कर दी अगर, दिल्ली पुलिस से लेकर इंडियन आर्मी तक को इन लोगों ने जमकर गालियां दी, जबकि सेना का नीट प्रोटेस्ट से कोई लेना देना तक नहीं था। दिल्ली पुलिस तो अपना काम कर रही थी। इन सब लोगों को लग रहा था कि सेना को गाली देकर, पुलिस को गाली देकर क्या ही हो जाएगा, व्यूज आएंगे सो अलग। लेकिन अब बात इनके घरों तक पहुंच रही है। पुलिस तो एक्शन ले ही रही है। गाली गलौज करने वाले लोगों के परिवार वालों को शर्मिंदा होना पड़ रहा है। लोग ऐसे लोगों को ढूंढ ढूंढ कर उनके घर पर जा रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, वीडियो दिखाकर ये क्या किए हो। और परिवार वाले बेचारे सिर झुका के खड़े हैं, अपने बच्चे की हरकत पर जवाब देते नहीं बन रहा। देखिए क्या हुआ है। सभी की भावना यहाँ तो ये जितने भी खड़े हैं। और परसों से आप एक वीडियो देख रहे हो, बहुत वायरल हो रही है, जिसमें एक लड़का जो है भारत की सेना को, इंडियन आर्मी को गालियां दे रहा है। आज वो लड़का हमारे साथ खड़ा है, उसके घर पे हम आए हुए हैं। ये खड़ा है आपके सामने। ये अपने किए को लेकर बहुत ज्यादा पछता रहा है। इसके पिताजी भी हमारे साथ खड़े हैं। ये भी अपनी तरफ से क्षमा प्रार्थी है, माफी ये मांग रहा है। ये उस भाई के पिताजी भी हमारे साथ हैं। पिताजी ये हैं, ये भी हमारे भोगल में ही रहते हैं। ये भी हमारे अपने ही हैं। ये भी हमारे अपने ही हैं, हमारे साथ खड़े हैं। ये भी उसकी तरफ से बोल दिया, इन्होंने उससे माफी मंगवा दी है। ये भी बड़े क्षमा प्रार्थी हैं इस चीज को लेकर। ये भी उस चीज को लेकर बड़े क्षमा प्रार्थी हैं। अब बताइए क्या मिला इसे गाली गलौज करके? आज आपके पिताजी का कंधा झुका हुआ है। भर मोहल्ला देख रहा है कि इनके बेटे की हरकत की वजह से पिता की क्या हालत हो रही है। वो गरीब आदमी मेहनत करके आपको पढ़ा लिखा रहा है इसलिए कि एक रील वायरल करने के लिए जो है वो तुम सेना को गाली दो, पीएम को गाली दो, मीडिया को गाली दो, और ये भूल जाओ कि ये सब करके कभी तो हिसाब होगा। जेनजी का मतलब ये नहीं है कि जो मन में आए वो बोल दो। युवाओं में जोश होता है, हर जनरेशन में युवा होता है बॉस। ऐसा नहीं कि तुम ही युवा पैदा हुए हो। हम लोग भी एक वक्त में जवान थे, हमारे माता पिता भी एक वक्त में जवान थे, लेकिन देश को गाली नहीं देते थे, सेना को गाली नहीं देते थे। जो तुमको समझा रहा है कि ये बहुत कूल है, जिसको मन गाली दे दो, वो तुम्हारे भविष्य से खेल रहा है, क्योंकि उसका तो काम हो गया। 5 स्टार में पार्टी चल रही है, तुम माफी मांग रहे हो, तुम्हारे पिता को शर्मिंदा होना पड़ रहा है। और देश का सारा जेनजी भी ऐसा नहीं है बॉस, मैं आपको बताऊं। ऐसे युवाओं की इस तरह की हरकत से सेना के रिटायर्ड अधिकारी भी हैरान हैं। सुनिए रिटायर्ड लेफ्टिनेंट इस पर क्या कह रहे हैं। These last few days I have realized how harmful, unconditional freedom of speech is. परमवीर चक्रवर्ती को कमेंट सेक्शन में गालियां पड़ रही है। People with 30-35 years of military service are given some nonsense in the comments. Bloody hell, be a little grateful यार. Look at the medals on their chest. वो पढ़ने तक नहीं हो पाएगा तुम लोगों से. And that is extreme level of sacrifice, national pride which they are holding on their chests. And if they are speaking something
regardless of whether you agree or not, the least you can do is give some goddamn respect. बताओ, सेना के लोग अंदर से हर्ट हो रहे हैं कि क्या कर रहे हो यार, गाली दे रहे हो। जंतर मंतर प्रोटेस्ट के दौरान सिर्फ गाली गलौज ही नहीं हुआ था, जमकर फेक न्यूज भी फैलाई गई थी। सोशल मीडिया पर वड़ा पाव गर्ल नाम से मशहूर एक लड़की ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का एक वीडियो शेयर किया जो फेक था, एआई से बना हुआ था। जब वायरल हुआ तो लगा कि अब तो एक्शन हो जाएगा, तो अब यह वड़ा पाव गर्ल सॉरी बोल रही है। सबसे पहले ये वीडियो देख लो कि हमें 2-3 कॉकरोचों को सरेआम लटका देना चाहिए ताकि इस कॉकरोच जनता पार्टी को असलियत का अंदाजा हो जाए। पीयूष गोयल जी की एक वीडियो आई थी मेरे सामने, मुझे नहीं पता था कि वो एआई जनरेट वीडियो है या फिर बनाई गई है, झूठी अफवाह है। तो उस वीडियो को हम सब ने सही मान लिया था और मैंने भी अपनी प्रतिक्रिया उस वीडियो के ऊपर दी थी, क्योंकि उस वीडियो में कहा ही ऐसा जा रहा था फांसी पे लटका दो, सारी चीजें, बच्चों के लिए कुछ गलत वर्ड यूज किए जा रहे थे। तो मैंने भी अपनी प्रतिक्रिया दी थी उस वीडियो में, और वो वीडियो पूरी तरीके से फर्जी थी, पूरी एआई वीडियो थी, जिसके लिए मैंने भी अपनी प्रतिक्रिया दी थी। तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि ऐसी वीडियो पे यकीन ना कीजिए। उस वक्त सब जल्दी में थे बॉस कि क्या मैं डाल दूं कि मेरा रील वायरल हो जाए। इसी तरह के कई वीडियो हैं जिनमें गाली गलौज करने वाले अब माफी मांग रहे हैं। एक लड़की है जो प्रोटेस्ट में अपने व्यवहार के लिए माफी मांग रही है, सुनिए उसको भी। मेरे से गलती हो गई, मैंने जंतर मंतर पे वहाँ पे वीडियो बना लिया था लड़कों के साथ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तराखंड से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मैंने सोशल मीडिया में एक वीडियो डाला था जिसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी के लिए गलत शब्दों का प्रयोग किया था, जो मुझे नहीं करना चाहिए था। कॉकरोच पार्टी के प्रोटेस्ट को लेकर अब जेन जी खुलकर बात कर रहा है। युवा कह रहे हैं कि सीजेपी लोकतंत्र के लिए वहां था ही नहीं, यह लोकतंत्र के लिए आंदोलन था ही नहीं। सुनिए, इस आंदोलन से जुड़े हुए लोग सीजेपी को एक्सपोज कर रहे हैं। CJP is not there for the democracy. This is unbelievable. Unbelievable from my side. I'm shaking. I'm shaking because I was believing that CJP was right. I'm shaking right now. How can this happen? How this thing is possible, man? What they have done is they have put my video in their medical group and have written कि इसमें 70 से 80 रिपोर्टिंग करो so that Meta bans this video. कहाँ है डेमोक्रेसी? है कहाँ भाई डेमोक्रेसी? और आप लोगों के दूसरे ग्रुप्स में जो बातें चल रही हैं कि पुलिस वालों के टायर पंचर कर दो, वो कर दो। आई हैव बीन बिलीविंग दिस फॉर सो लॉन्ग कि ये स्टूडेंट्स लेड प्रोटेस्ट है। धीरे धीरे लोगों को चीजें समझ में आने लगी। आप ये भी देखिए कि जंतर मंतर प्रोटेस्ट में कई लोगों के फोन चोरी हो गए। जो लोग पुलिस को गालियां दे रहे थे, फोन चोरी होने के बाद उसी पुलिस के पास गए कि हमारा फोन वापस दिला दो। वाह बॉस, पहले पुलिस को गाली दो, फोन चोरी हो जाए तो पुलिस से कहो कि तुम ही दिलाओ। प्रदर्शन के हंगामे में पुलिस भीड़ को संभालेगी या फोन खोजेगी? सुनिए ये प्रदर्शनकारी लड़की क्या कह रही है। प्रोटेस्ट ना हमेशा हमेशा याद रहेगा। अब फोन तो मिलेगा नहीं, क्योंकि वहाँ के जो आसपास के पुलिस स्टेशन थे, वहाँ पे 3-4 पुलिस स्टेशन थे, सारे पुलिस स्टेशन में घूम ली हूँ, तो सब कह रहे कि उस वाले पुलिस स्टेशन में जाओ, वहाँ जाओ, 12 खम्बा पुलिस स्टेशन में जाओ। वहाँ पे ऐसे ऐसे घुमा रहे थे, किसी ने हमारा कुछ नहीं करा, एक दूसरे को कॉल कर रहा है और भाग रहा है। और वहाँ पे मेरा ही नहीं, वहाँ पे जितने बेचारे स्टूडेंट आते हैं और बेचारे जो लोग आते हैं ना, उनके भी फोन चोरी कर लिए। बेचारे सब इतने परेशान हो रखे हैं। जेनजी का तो इस्तेमाल हो गया और इधर कॉकरोच पार्टी वाले पार्टी कर रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं। आप सोचिए, जिस मीडिया को ये लोग गाली देते हैं, जिसको गोदी मीडिया बुलाते हैं, उसी मीडिया के गोदी में बैठ बैठ के इंटरव्यू दिए। इस देश के जेनजी, उनके माता पिता को सोचना चाहिए जो आपके बच्चों को वहां आंदोलन करवा रहे थे कि इस देश का मीडिया खराब है। इतना मीडिया खराब था तो उस मीडिया में जाके इंटरव्यू क्यों दिए ये लोग? और अगर मीडिया खराब था तो मीडिया इनको प्लेटफॉर्म देता। अरे तुम मीडिया को लिंच कर रहे थे, तब भी मीडिया तुम्हारा प्रोटेस्ट दिखा रहा था और तुम मीडिया को गाली दे रहे हो। लेकिन आप सोचिए, आपका बच्चा माफी मांग रहा है, आपका बच्चा डरा हुआ है कि उसके साथ क्या एक्शन हो जाएगा, उसका करियर का क्या होगा, उसके भविष्य का क्या होगा। आप माता पिता के तौर पे सो नहीं पा रहे हैं, इनकी पार्टी चल रही है।
कॉकरोच पार्टी वाले खुद को ही एक्सपोज कर रहे हैं। लोग इनसे कह रहे हैं कि आप तो सुसाइड करने वाले छात्रों के परिवार वालों के लिए 1 करोड़ का मुआवजा मांग रहे थे, लेकिन शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होने के बाद जश्न मनाने लगे। सुसाइड करने वाले छात्रों को तो भूल गए। जब इस बारे में कॉकरोच पार्टी से सवाल पूछा गया तो इनसे जवाब देते नहीं बना। किस बच्चों की मौत का मुआवजा नहीं मिला, आपके लोग पार्टी कर रहे हैं, क्या बोलेंगे? रत्ना आपके लोग, आप जवाब दीजिए, बट आप चुप नहीं रह सकती है। मौत का मुआवजा नहीं मिला है रत्ना, और आप लोग पार्टी कर रहे हैं। कॉकरोच पार्टी वाले तो एक्सपोज हो रहे हैं, जिन्होंने इनका साथ दिया वो भी एक्सपोज हो रहे हैं। जैसे आप देखिए कि सीपीएम के एक सांसद सुप्रीम कोर्ट चले गए क्योंकि जंतर मंतर प्रोटेस्ट के दौरान दिल्ली पुलिस ने जिस फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, जिससे अपराधियों की भी पहचान हो पाई, इनको उनसे दिक्कत है। इसे निजता का हनन बताया जा रहा है और इसको लेकर सीपीएम के सांसद ए रहीम सुप्रीम कोर्ट चले गए, याचिका दाखिल कर दी। और याचिका में क्या कहे कि यह प्रदर्शनकारियों की निजता और मौलिक अधिकारों का हनन है। जंतर मंतर पे पब्लिक प्लेस में प्रदर्शन कर रहे हो और तुम्हारी निजता चलेगी वहां कि तुम्हारा चेहरा कोई ना देखे। इतना चेहरा तुम्हारा निजी मामला है तो अंदर घर में ना बैठो। और वहां जब रील बना बना के गाली दे रहे थे तब निजता का हनन नहीं हो रहा था कि रील में सब देखेंगे। याचिका में इस सिस्टम को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की गई है। साथ ही शांतिपूर्ण प्रदर्शन में इसके इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग की गई है। क्यों? क्योंकि यह फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम से सबका चेहरा पता चल जाता है कि कौन शांति से बैठा है और कौन हंगामा करने वाला है। यह निजता है आपकी। देश में आग लगाने के लिए इनको निजता चाहिए। गाली देते समय निजता नहीं थी, तब कूल था कि देश के प्रधानमंत्री हैं तो क्या गाली नहीं खा सकते हैं। देश का प्रधानमंत्री गाली खा सकता है, तुम्हारा चेहरा जो है वो वीडियो में नहीं आ सकता। निजता की इनको याद आ रही है। एक बात और समझ लीजिए, वहां इतने सारे घुसे हुए थे अपराधी किस्म के, ये कोई जिम्मेदारी लेगा इनमें से आज की डेट में कि कल को वहां जो रेपिस्ट घुसे हुए थे किसी लड़की के साथ कुछ कर देते तो किसकी जिम्मेदारी होती? ये तो बोल के कट लेते कि बीजेपी आरएसएस के लोग होंगे, उनके गुंडे होंगे। मर्डर केस वाले घूम रहे थे, किसी को मार देते, काट देते, क्या करते आप? और कह रहे हैं कि पुलिस को नजर नहीं रखनी चाहिए। और हम आपको पाठशाला में लगातार बता रहे हैं कि कैसे सोशल मीडिया पर नैरेटिव का खेल चल रहा है, कैसे आधे अधूरे सच को सोशल मीडिया पर दिखाकर माहौल बनाया जा रहा है। बहुत सारे लोग उसी में तो फंस गए। उनको लगा कि अरे सबका वायरल हो रहा है, हम भी कुछ बना के डालो। और आप देखिए सोशल मीडिया पर इस देश के खिलाफ कैसा खेल चला। पीएम मोदी के वीडियो से खेल हो गया बॉस। फेसबुक पर पीएम मोदी का वीडियो गायब हो गया। आपको याद होगा पीएम मोदी ने पेपर लीक के मुद्दे पर सख्त एक्शन लेने का वीडियो डाला था, लेकिन यह वीडियो पोस्ट में विजिबल ही नहीं था। पीएम मोदी की पोस्ट पर यह मैसेज आने लगा कि पोस्ट इज नॉट अवेलेबल इन इंडिया, और नीचे लिखा था कि द अटैच्ड मीडिया इज नॉट अवेलेबल इन योर रीजन ड्यू टू अ लीगल रिक्वेस्ट। आप सोचिए इनकी हिम्मत कि देश के प्रधानमंत्री का वीडियो गायब कर दिया इन लोगों ने और कह रहे हैं कि गलती हो गई। पीएम मोदी की पोस्ट फेसबुक से गायब हुई तो विवाद हुआ। इस पर फेसबुक की तरफ से सफाई आई। सूत्रों के मुताबिक फेसबुक की कंपनी मेटा ने इसके लिए सरकार से माफी मांगी। मेटा ने इसे तकनीकी गड़बड़ी का नतीजा बताया। यह भी कहा कि वीडियो को रिस्टोर कर दिया गया। एहसान किए हो वीडियो रिस्टोर कर दिए हो तो। और इस बात का सवाल क्यों ना उठे कि जब इस देश में आग लगी हुई थी, देश का प्रधानमंत्री युवाओं से संपर्क करना चाह रहा था, अपनी बात कहना चाह रहे थे, और तुमने उनका वीडियो गायब कर दिया। इस सवाल को क्यों ना पूछा जाए कि क्या यह जानबूझकर नहीं हो सकता है? क्या यह जानबूझकर युवाओं तक प्रधानमंत्री की बात न पहुंचे, इसका प्रयास नहीं हो सकता है? करंट टेक्निकल ग्लिच बताने से मामला खत्म हो जाएगा। सूत्रों के मुताबिक सरकार इस मामले को आसानी से जाने देने के मूड में नहीं है। सरकार मेटा की सफाई से संतुष्ट नहीं है। जल्दी ही मेटा के अधिकारियों को तलब भी किया जा सकता है। इसके अलावा सोशल मीडिया कंपनियों के अधिकारियों को संसदीय समिति के सामने भी पेश होना है। 3 अगस्त को संसदीय समिति की बैठक है, जिसमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के प्रतिनिधियों को बुलाया जा सकता है। बैठक में महिलाओं, बच्चों, किसानों, मजदूरों और आम लोगों की प्राइवेसी की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाए, इस पर चर्चा होगी। मैं कहना रहा हूं बॉस कि ये जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, आज की डेट में ये खतरा बनते जा रहे हैं। और एक केस से नहीं कह रहा हूं, इनका ट्रैक रिकॉर्ड है अलग अलग देशों में। आपके किसी पोस्ट पर झुंड में लोग आते हैं आपको गाली देने,
तो उसके पीछे भी बहुत सोची समझी रणनीति होती है कि आदमी डर जाए और जो है वो दूसरी दिशा में सोचने लग जाए, बोलने लग जाए। खेला चल रहा है बॉस। ये सारे जितने ऐप हैं एक एक बात आपका सुनते रहते हैं। आप बोलिए, इंस्टाग्राम आपके मोबाइल में है ना, आप बोल के देखिए कि फलाने फूफा के यहां हमको जो है उसकी उनके बेटी की शादी में जाना है। 5 मिनट घर पे बात कीजिए, आपके फोन में रील में शादी के कपड़े का रील नहीं आने लग गया तो जो बोलिए सो, सब सुन रहा है लोग। आपका सेक्सुअल ओरिएंटेशन से लेकर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी किस तरफ है सब जानता है। ये सब ये कम घातक है। सोशल मीडिया के जरिए कैसे खेल होता है, कैसे चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की जाती है, उसका एक उदाहरण आपको बताता हूं जिससे आप यह समझ सकेंगे कि क्यों पीएम मोदी के वीडियो को हटाने के मामले को हल्के में नहीं लिया जा सकता। साल 2018 में ब्रिटिश पॉलिटिकल कंसल्टिंग कैम्ब्रिज एनालिटिका और फेसबुक पर गंभीर आरोप लगे। 8 करोड़ 70 लाख लोगों के पर्सनल डेटा के गलत तरीके से इस्तेमाल का मामला सामने आया। कैम्ब्रिज एनालिटिका पर आरोप था कि उसने डेटा फेसबुक से इकट्ठा करवाया, फिर चुनावों को प्रभावित करने के लिए इस्तेमाल किया। कैम्ब्रिज एनालिटिका पर साल 2016 में अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव और द ब्रेक्जिट रेफरेंडम को प्रभावित करने का आरोप लगा था। साल 2018 में इतना बड़ा स्कैंडल बाहर आने के बाद कैम्ब्रिज एनालिटिका कंपनी ही बंद हो गई थी। फेसबुक पर करीब 40,000 करोड़ का फाइन लगा था। तो ऐसे हवा में बात नहीं हो रही है बॉस, ये दूध के दूल्हे नहीं है। टेक्निकल ग्लिच आ गया, इसलिए पीएम का इतना इंपॉर्टेंट वीडियो जिसमें वो यूथ से कनेक्ट कर रहे थे कि आप घबराइए नहीं, मैं एक्शन लूंगा, वो एकदम हवा में गायब हो गया। बॉस, इस देश के जेनजी, इस देश के युवा, इस देश के बुजुर्ग, इस देश की मौजूदा पीढ़ी, सबको समझना होगा कि कई ऐसी ताकतें हैं जो इस देश को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहती। लोकतंत्र में आपके पास सबसे बड़ा अधिकार है, वोट डालिए, जो नहीं पसंद है उसको बदल दीजिए। आग लगा के सरकारें नहीं बदली जाती, वोट डाल के बदली जाती। सोचिएगा इस पर। पाठशाला में अगला अध्याय, संसद में पेपर लीक पर बिल आया तो हंगामा क्यों मच गया। कांग्रेस बीजेपी का गजब घमासान आपको दिखाऊंगा। इधर राहुल प्रियंका ने अब नया मोर्चा खोल दिया, उधर बीजेपी ने कौन सा पुराना इतिहास याद दिला दिया। छात्रों के मुद्दे पर संसद में सबसे तीखी बहस का कंप्लीट अध्याय अब खोल रहा। जेनजी को कैसे प्रोटेस्ट में यूज किया गया ये तो आपने देख लिया, लेकिन जेनजी को इस्तेमाल करके राजनीति कैसे चल रही है आपको वो भी देखना चाहिए। पीएम मोदी ने पेपर लीक के खिलाफ जो नया कानून लाने की बात की थी, उस पर आखिरकार आज लोकसभा में चर्चा शुरू। कल का पूरा दिन तो हंगामे में गया। आज इंडी गठबंधन वाले संसद में पेपर लीक पर नए बिल के बारे में चर्चा के लिए तैयार हुए। इंडी गठबंधन वालों को कल ही समझ में आ गया था कि जेनजी तो सब कुछ देख रहा है कि संसद में कौन चर्चा से भाग रहा है, कौन चर्चा के लिए तैयार है। इसलिए आज नए पेपर लीक बिल पर चर्चा हो, जो अब भी चल रही है। लेकिन इस चर्चा में भी इंडी गठबंधन ने अपनी राजनीति शुरू कर दी। इंडी गठबंधन वालों की तरफ से राहुल प्रियंका ने क्या नया मोर्चा खोल दिया, बीजेपी कौन से इतिहास के पन्ने पलटने लग गई, आज आपको सब दिखाऊंगा। लेकिन पहले छात्रों के मुद्दे पर संसद में जो सबसे तीखी बहस हुई उसका एक ट्रेलर देख लीजिए। छात्रों का आंदोलन के बाद सरकार उनका बात सुन के पार्लियामेंट में बिल लेके आता है, ये अच्छा है। या जो आंदोलन होता है तो उसको कुचलने के लिए देश में इमरजेंसी लगा देता है, वो अच्छा आप बता दीजिए। प्रधानमंत्री जी को कैमरे का एंगल नहीं, बिल का एंगल बदलना पड़ेगा। एग्जामिनेशन को लेकर के तरह तरह की वारदातें होती रही, ऐसा पहले भी होता था। ये सिर्फ एक दिखावा का बिल है, क्योंकि ये बिल एक संशोधन बिल है। एक प्रधान जी को हटा करके प्रधानमंत्री बचा लिया। हाल ही में पंजाब में फार्मेसी ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन में तो हाई टेक यानी ब्लूटूथ का इस्तेमाल कर उस पेपर को कॉम्प्रोमाइज करना है। पंजाब में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। जिस वक्त पीएम मोदी जेनजी की प्रॉब्लम को एक एक करके सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं, पेपर लीक पर पीएम मोदी नया कानून लेकर आए। कांग्रेस एक के बाद एक गोलपोस्ट बदलती जा रही है। कल तक इन्होंने अमित शाह को निशाने पर ले रखा था, आज नया मोर्चा खोल दिया नए शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी पर।
इसे लेकर संसद के अंदर प्रियंका वाड्रा और संसद के बाहर राहुल गांधी एक्टिव हो गए। दोनों ने नए शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी के बहाने पीएम मोदी को घेरा। पहले संसद में प्रियंका वाड्रा ने प्रहलाद जोशी का नाम लिया, आरोप लगाया कि पीएम मोदी ने ऐसे व्यक्ति को शिक्षा मंत्री बनाया है जो बलात्कारियों की रिहाई का समर्थन करता है। प्रियंका वाड्रा ने बिल्किस बानो केस में दोषियों की रिहाई पर प्रहलाद जोशी के पुराने बयान को लेकर आरोप लगाया। आरोप लगा और संसद में बवाल मच गया। सरकार ने इस पर ऐतराज जताया। भाई, अगर आप कोई आरोप लगाते हैं तो ऑथेंटिकेट करने के लिए कहा जाता है कि बताइए कैसे, किस आधार पर लगाएं। प्रियंका वाड्रा इस पर अखबार की कटिंग दिखाने लगी, लेकिन स्पीकर ने इसे नहीं माना। इस दौरान खूब हल्ला मचा। सरकार और कांग्रेस के सांसदों के बीच गहमा गहमी हो गई। हालांकि बाद में प्रियंका वाड्रा के बयान को संसद की कार्रवाई से हटा दिया गया, लेकिन इस मामले को कांग्रेस ने संसद के बाहर भी उठाया। संसद के बाहर आकर राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा ने प्रहलाद जोशी को लेकर क्या कहा, वो सुनिए। All these young people were protesting about the education system. And so many girls, are protesting. They've been beaten, they've been thrashed. The BJP puts a man who is a defender of rapists. That's the most filthy type of man. There can be no filthier man than somebody who says that rapists need protection. That is the education minister of India today. It's strange. It's a strange reaction from the Prime Minister that there are so many people in his cabinet. He could have chosen any one of them, but he chooses a person who protects rapists. It's quite amazing. Time when they are saying that they are bringing in women's rights, women's reservations, and they are putting women in the forefront. I think it's a very wrong message. प्रियंका वाड्रा ने पहले पीएम मोदी के मंत्री पर सवाल उठाए, फिर पीएम मोदी की तरफ से बनाई गई टास्क फोर्स के सदस्यों पर भी सवाल उठाए। प्रियंका वाड्रा ने कमेटी के सदस्य प्रोफेसर वी कामाकोटी पर सवाल खड़े किए। प्रियंका ने कहा कि प्रोफेसर वी कामाकोटी को शिक्षा के बारे में मालूम ही क्या है। वी कामाकोटी तो गोमूत्र के स्पेशलिस्ट हैं। सुनिए एक बार। और इस नई कमेटी में तो एक एक्स आईबी चीफ, अरे बात फिर चिल्लाएंगे, एक एक्स आईबी चीफ, एक आईटी कंपनी के मालिक और एक गौमूत्र के विशेषज्ञ भी हैं। इन्हें शिक्षा के बारे में क्या पता जी। प्रियंका वाड्रा को प्रोफेसर वी कामाकोटी पर बोलने से पहले एक बार उनका प्रोफाइल चेक कर लेना चाहिए था। प्रोफेसर वी कामाकोटी उस टीम को लीड कर चुके हैं जिसने भारत का पहला स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर शक्ति डेवलप किया था। वो आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर हैं, 2001 से वहां पर प्रोफेसर हैं, 25 साल से वहां पढ़ा रहे हैं। कंप्यूटर आर्किटेक्चर, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, वीएलएसआई डिजाइन टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट हैं। आईआईटी मद्रास में माइक्रो प्रोसेसर डेवलपमेंट प्रोग्राम और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एजुकेशन एंड अवेयरनेस प्रोग्राम के प्रमुख हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के सदस्य भी हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टास्क फोर्स के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। 150 से अधिक शोध पत्र प्रकाशित हो चुके हैं। डीआरडीओ एकेडमिक एक्सीलेंस अवार्ड, इंडियन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर एसोसिएशन टेक्नो विजनरी अवार्ड और ऐसे कई अवार्ड उनको मिल चुके हैं। एक ऐसा व्यक्ति, इतना सम्मानित व्यक्ति, प्रियंका वाड्रा को लगता है कि वो गोमूत्र एक्सपर्ट है, क्योंकि उन्होंने गोमूत्र को लेकर कुछ कह दिया था। और गोमूत्र पे बोलना, सनातन से जुड़ी किसी चीज पे बात करना, ओहो, फिर तो आप में कुछ भी नहीं रहा, खत्म मामला। और इसीलिए डिस्क्रेडिट कर दिया गया एक ऐसे आदमी को जो 25 साल से शिक्षा में अपना योगदान दे रहा है, देश में योगदान दे रहा है। करिए, इनको शिक्षा में आता ही क्या है, तो किसको आता है फिर? इसी पर बीजेपी ने संसद में कांग्रेस को घेर लिया। अनुराग ठाकुर को सुनिए। मुझे तो लगता था प्रियंका गांधी जी कुछ अच्छा कहेंगी। उन्होंने कहा ये गौमूत्र के विशेषज्ञ हैं। तो गांधी परिवार की सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो भारत की परंपराओं को ना तो समझते हैं और ना ही समझने का प्रयास करते हैं, बल्कि उनका उपहास उड़ाते हैं। जिन पर दुनिया शोध कर रही है, कांग्रेस उन पर तंज कस रही है। देश के प्रतिष्ठित प्रेस्टिजियस जो साइंटिस्ट जो भारतीय ज्ञान परंपरा का अध्ययन करना चाह रहे हैं, कांग्रेस उनका मजाक उड़ाती है।
ये हमारी संस्कृति, हमारे समाज और हमारे साइंटिस्ट के साथ सदा कांग्रेस यही करती रही। अच्छा, एक सवाल है, 2001 से वो आईआईटी मद्रास से जुड़े हुए हैं। अगर उनको पढ़ाई का कुछ समझ में नहीं आता, शिक्षा का कुछ समझ में नहीं आता, तो बीच में 10 साल यूपीए की सरकार थी, हटाए क्या नहीं उनको? अगर शिक्षा का कुछ नहीं आता तो उनको हटाना चाहिए था। फिर आपके हिसाब से अगर कुछ नहीं आता, वो तो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे होंगे, उनको क्यों रहने दिया? लेकिन गोमूत्र पे कुछ बोल दिया तो इस आदमी को कुछ नहीं आता। कांग्रेस को पीएम मोदी के हर फैसले से दिक्कत है। जेनजी से जुड़ने के लिए पीएम मोदी ने इंस्टाग्राम पर जो वीडियो डाले, प्रियंका वाड्रा ने उस पर भी सवाल उठाया। प्रियंका ने कहा कि पीएम मोदी को कैमरे का नहीं, दिल का एंगल बदलना पड़ेगा। आप जेनजी का भरोसा वापस जीतना चाहते हैं तो नए नए एंगल से, अपने फोन से नए नए वीडियो बनाने से नहीं होगा। प्रधानमंत्री जी को कैमरे का एंगल नहीं, दिल का एंगल बदलना पड़ेगा। इधर प्रियंका वाड्रा ने पेपर लीक पर पीएम मोदी को घेरा, उधर बीजेपी ने भी पेपर लीक पर कांग्रेस राज का पूरा इतिहास खोलकर रख दिया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने संसद में बताया कि 2009 में रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का पेपर लीक हुआ, 2011 में ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन का पेपर लीक हुआ, 2012 में एम्स एंट्रेंस एग्जाम का पेपर लीक हुआ, 2013 में महाराष्ट्र सेकेंडरी सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन का पेपर लीक हुआ, 2010 में यूपी बीएड एंट्रेंस परीक्षा का पेपर लीक हुआ, 2012 में तमिलनाडु पीसीएस का पेपर लीक हुआ, 2009 में बंगाल ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम का पेपर लीक हुआ। सवाल यह नहीं है कि पेपर लीक क्यों हुआ, सवाल यह है कि अगर आज आपके पास इतना ज्ञान है, इतनी समझ है कि पेपर लीक कैसे रोकना है, नरेंद्र मोदी को कुछ नहीं आता, उनके टास्क फोर्स के लोगों को कुछ नहीं आता, तो आपके राज में पेपर लीक हो कैसे रहा था? उस वक्त क्यों नहीं रोक पाए? इतने सीरियस विषय पर भी समाधान खोजने की बजाय खाली पॉलिटिक्स। जितेंद्र सिंह ने दावा किया कि इनमें से कई एग्जाम ऐसे थे जो सीधे केंद्र सरकार की तरफ से आयोजित होते थे, बाकी के राज्यों में अलग अलग सरकारें थीं जिसमें कई बार पेपर लीक हुए। संसद में आज अखिलेश यादव ने भी मोर्चा संभाला। अखिलेश यादव भी एक लिस्ट लेकर आए, बीजेपी राज में हुए पेपर लीक की लिस्ट गिनाने लगे। संसद में चर्चा के दौरान अखिलेश यादव ने बताया कि यूपी में बीजेपी की सरकार रहते हुए कितने पेपर लीक हुए। बोर्ड परीक्षा से लेकर भर्ती परीक्षा में धांधली के आरोपों पर अखिलेश यादव ने सरकार से जवाब मांगा। अखिलेश यादव ने पीएम मोदी को भी घेरा, कहा कि प्रधानमंत्री को बचाने के लिए प्रधान को हटा दिया गया। जब मंत्री जी लौटे हैं, मंत्री नहीं रहे, उसके बाद सदन के बाहर उनका स्वागत किया गया। अध्यक्ष महोदय, जो स्वागत हुआ उसके लिए हमें कोई शिकायत नहीं है, लेकिन माननीय सदस्यों को कितनी बड़ी राहत मिली होगी, कितने बड़े संकट से बचाया उन्होंने। एक प्रधान जी को हटा करके प्रधानमंत्री बचा लिया आपने। और अध्यक्ष महोदय, जो लोग चढ़ावा चोरी नहीं बचा पाए, वो पेपर लीक कैसे बचा पाएंगे? किसकी आंखों में आप धूल झोंक रहे हैं? और अगर कानून से बच रहा होता तो भाजपा की 10 साल की सरकार में 20 परीक्षाएं कैसे लीक हो गई? उधर पेपर लीक पर आज बीजेपी ने पंजाब सरकार को भी घेरा। संसद में एनडीए सांसदों ने अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान के खिलाफ प्रदर्शन किया और पंजाब में पेपर लीक पर वहां के शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग। संसद भवन परिसर में मकर द्वार के बाहर एनडीए के सांसदों ने हाथों में बैनर और तख्तियां लेकर नारेबाजी की। पंजाब में पेपर लीक पर अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान की चुप्पी पर सवाल खड़े। संसद में भी बीजेपी ने इस मुद्दे को उठाया। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने पूछा कि पंजाब के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा कब होगा, कांग्रेस कब पंजाब के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगेगी, और इन आरोपों पर पंजाब के सीएम भगवंत मान ने क्या सफाई दी, वो भी सुनिए। और हाल ही में पंजाब में, ये तो इसी साल की बात कर रही हूं, फार्मेसी ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन में तो हाई टेक यानी ब्लूटूथ का इस्तेमाल कर उस पेपर को कॉम्प्रोमाइज करना गया। पर मैं पूछना चाहती हूं, इससे पहले कि विपक्ष मुझ पर यह इल्जाम लगाए that I am talking about whataboutery. This is not about whataboutery, but I am calling out the opposition on its selective outrage. मैं पूछना चाहती हूं विपक्ष से कि अगर ये सिद्धांत की लड़ाई है तो सिद्धांत सरकार देख के बदल कैसे जाता है?
मैं पूछना चाहती हूं कि अभी खड़े होकर इन्होंने तत्कालीन केंद्रीय शिक्षा मंत्री की बात करी, क्या माननीय गौरव गोगोई जी ने अभी तक पंजाब के एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा मांगा है या नहीं? पंजाब में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। हमारे पास एक चीटिंग का मामला आया था। तो सारे तरफ से अपनी अपनी बातें कही जा रही हैं, रखी जा रही हैं। अच्छी बात यह है कि आज कम से कम चर्चा हुई है। अब देखिए कल भी चर्चा होनी है जिसमें राहुल गांधी भी बोलेंगे, पीएम भी बोल सकते हैं। देखते हैं वहां क्या होता है। लेकिन फिलहाल पाठशाला में अगले अध्याय का वक्त हो गया है। पीओके में गजब दरिंदगी, मुनीर ने कैसे सड़क पर लाशें बिछा दी, आप देखकर दंग रह जाएंगे। अचानक ट्रंप से मिलने क्यों पहुंचे नेतन्याहू, उधर ईरान ने क्या गजब ऐलान कर दिया, अब इसका अध्याय देखिए। पीओके को लेकर जिस बात का डर था वही हो रहा है। पहले ही कहा जा रहा था कि बगावत को कुचलने के लिए मुनीर कुछ भी कर सकता है। और आप देखिए कि मुनीर के ऑर्डर पर पीओके में चुनाव के विरोध में निकल रहे मार्च पर पाकिस्तान की सेना ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। 19 निहत्थे प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई, जबकि सैकड़ों प्रदर्शनकारी गोली लगने से घायल हो गए। पीओके की सड़कों पर हर तरफ लाशें और खून बिखरा नजर आया। आज पाठशाला में पीओके में मुनीर की इस दरिंदगी की एक तस्वीर आपको दिखाऊंगा। मुनीर ने कैसे सड़क पर लाशें बिछा दी, आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। साथ ही ट्रंप से मिलने नेतन्याहू क्यों पहुंचे हैं और ईरान ने क्या गजब ऐलान कर दिया है, यह भी दिखाऊं। उससे पहले एक झलक देखिए। तो मैं नहीं समझता कि वो का कोई पाकिस्तान के साथ ताल्लुक है। इंडियन स्पॉन्सर्ड लोग हैं, वो यहाँ बैठे हुए हैं जो वहाँ चल रहे लीपापोती वाले इलेक्शन और वहाँ के लोगों का मानव अधिकार का हनन कुछ छिपाने का प्रयास है। अल्मू ने हमारे बेशुमार भाइयों को शहीद कर दिया है। बेशुमार लाशें, बेशुमार जख्मी भाई उठा उठा के हमारे कंधे थक गए हैं। फोर्सेस की फायरिंग से जो है ना, इस वक्त बेशुमार नौजवान शहीद और जख्मी हो चुके हैं। देखिए पीओके में मुनीर के खूनी खेल के बारे में आपको बताता हूं, जिसकी शुरुआत तो 2 महीने पहले हो चुकी थी, लेकिन इस बार मुनीर ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। दरअसल पीओके के लोग करीब 2 महीने से वहां जबरन चुनाव कराए जाने का विरोध कर रहे थे, और जब पाकिस्तान सरकार चुनाव करवाने पर अड़ी रही तो लोग बड़ी संख्या में सड़क पर उतरे। पीओके के कई शहरों में रैलियां निकालने लगी। मुनीर के ऑर्डर पर उसकी सेना ने चुनाव का विरोध कर रहे निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद से आई एक और तस्वीर देखिए, जहां फायरिंग के बाद सड़कों पर लाशें बिछी हुई दिखाई दे रही। ताबड़तोड़ फायरिंग के बीच लोग जान बचाकर इधर उधर भागने का प्रयास करते दिखे। कैसे अंधाधुंध फायरिंग के बाद सड़कें खून से लाल हो गई थीं, उसकी तस्वीरें भी आपको दिखाता हूं। ये देखिए खून गिरा हुआ है चारों तरफ सड़क पर। ये देखिए ये खून है, पानी नहीं गिरा हुआ। और ये देखिए कैसे वहां हालात बन गए। मुजफ्फराबाद में जहां सड़कों पर प्रदर्शनकारियों की भीड़ दिखाई दी, वहीं मुनीर की सेना ने फायरिंग शुरू कर दी। लेकिन लगातार हो रही फायरिंग भी प्रदर्शन कर रहे लोगों का हौसला नहीं तोड़ पाई। लोग नारेबाजी करते हुए सड़क पर डटे दिखाई दिए। मुजफ्फराबाद ही नहीं, पीओके के मीरपुर में भी मुनीर की सेना ने जमकर खून बहाया। वहां लगातार हो रही फायरिंग के बाद सड़कें लाशें से पटी नजर आई। देखिए कैसे वहां हालात बन गए। उधर रावलकोट में भी मुनीर की सेना ने जमकर प्रदर्शनकारियों का खून बहाया। प्रदर्शन में शामिल लोग फायरिंग में घायल हुए साथियों को उठाकर अस्पताल ले जाते दिखाई दिए। मुनीर की सेना की अंधाधुंध फायरिंग में 19 लोगों की मौत का दावा किया जा रहा है, लेकिन मौके पर मौजूद लोगों का कहना है कि फायरिंग में इससे कहीं ज्यादा लोगों की मौत हुई है। मुनीर की सेना से भड़के पीओके के लोगों का गुस्सा आप सुनिए एक बार। अल्मू ने हमारे बेशुमार भाइयों को शहीद कर दिया है, जख्मी कर दिया है। ये यहूदियों से भी पहली नस्ल है। इन जालिमों को शर्म नहीं आती। इस रोड पे जहाँ पे खून ही खून है, गोलियां मार रहे हैं हमारे भाइयों को। क्या तमाशा है ये? आप हमारे पैसों पे पलते हैं। ये गोलियां हमारे टैक्स के पैसे से खरीदते हमें मार रहे हो। जालिमो, यहाँ जवाब नहीं दिया, कब्र में तो दौड़ गए, कलमा नहीं पढ़ता, तुम क्या कर रहे हो? इंटरनेशनल मीडिया, भाई सारी दुनिया, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन, कहाँ मर गए आप सब लोग? कहाँ मर गए? कहाँ मर गए?
सोचिए ये हाल हो रखा है पीओके में। लोग खुद बता रहे हैं कि यहां पर नरसंहार चल रहा है, लेकिन कोई बात करने को तैयार नहीं। चला में आपका फिर से स्वागत है और अब हमारा स्पेशल सेगमेंट ऐसा क्यों बॉस। आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी प्याज काटी जाती है तो लोगों की आंखों से आंसू निकलने लगता है। यहां तक कि प्याज काटते समय अगल बगल में बैठे लोगों के आंख से भी आंसू निकल जाता है। लेकिन ऐसा होता क्यों है बॉस, सोचें। असल में ये प्याज का एक तरह का डिफेंस सिस्टम है। जब हम प्याज काटते हैं तो उसकी कोशिकाएं टूटती हैं। इससे प्याज में मौजूद पदार्थ आपस में केमिकली रिएक्ट करते हैं। इसके बाद एक बेहद हल्का और उड़ने वाला केमिकल बनता है। यह केमिकल हवा में और बेहद बारीक बूंदों के साथ हमारी आंखों तक पहुंचता है। यह केमिकल कॉर्निया की नसों को परेशान करता है। हमारी आंखें इसे बाहरी खतरा समझकर आंसू बनाने वाली ग्लैंड्स को एक्टिव कर देती हैं। यानी आंसू इस केमिकल को धोकर बाहर निकालने की कोशिश के लिए आता है। प्याज काटते समय आंसू न आए, इसके लिए कुछ उपाय भी कर सकते हैं। प्याज को ठंडा करके काटने से आंसू वाला केमिकल कम निकलता है। प्याज को पानी के अंदर काटने से भी केमिकल पानी में घुल जाता है तो उतना इफेक्ट नहीं आता। इसके अलावा तेज धार वाले चाकू से धीरे धीरे काटने पर प्याज की कम कोशिकाएं कटती हैं, जिससे आंखों को परेशान करने वाले केमिकल की बूंदें भी कम हो जाती हैं। इससे भी आप बच सकते हैं। आज के लिए पाठशाला में इतना ही।